जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, पिछले कुछ वीडियो में जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है कोशिका, उसकी मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई थी। आज के इस वीडियो में हम जो कोशिका चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी में या यूपीपीएससी में या सीजीएल में पूछे गए हैं, उनको देखने वाले हैं। लगभग मैंने 40 से 45 क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप देखना। इससे आपका जो कोशिका चैप्टर है वो कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। यदि आपने थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। यदि आपने पहले से थ्योरी कर रखी है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? ये पूछा गया है। मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बताया था जो डीएनए होता है ये कहाँ पर उपस्थित होता है? नाभिक में उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। थर्ड था क्लोरोप्लास्ट। थर्ड क्या था? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में। तो याद रखना है आपको, डीएनए कहाँ पर उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड न्यूक्लियस में। सेकंड क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ पर बदलती है? तो ये बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए, बीपीएससी प्री 2019 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है आपका, प्रायश लघुत्तम स्वजीवी कोशिका है, तो ये तो गलत है आपका। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ये भी गलत है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। थर्ड क्या है? विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। और आपको ये भी मैंने बताया पिछली वीडियो में कि जो विषाणु होते हैं ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये गलत है, उपस्थित होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है, यानी जो क्रोमोसोम्स के पेयर पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? ये 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स या 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 या 23 पेयर्स, 23 जोड़े। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, जो सामान्य मानव होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है या 23 पेयर्स। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पूछा गया है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो बंदर में होते हैं, तितली में होते हैं, चीता में होते हैं। छिपकली जो है इसका राइट आंसर है। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। देखिए, जीवों में जो अत्यधिक विविधता है इसका क्या कारण होता है? तो जीवों में जो अत्यधिक विविधता है इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? उत्परिवर्तन। या आगे आपको चैप्टर में बताएंगे अनुकूलन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या है, सहभागिता क्या है, बहुगुण सूत्रता क्या है। अभी आपको इतना याद रखना कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? देखिए, आपको पादप कोशिका के बारे में भी बताया था, जंतु कोशिका के बारे में। इसको आपको मैंने डायग्राम से इस तरीके से समझाया था थ्योरी वीडियो में। बाकी आपको ये याद रखना है कि पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में डायरेक्ट कोशिका झिल्ली होती है, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन 9 है आपका, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो ये प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था। बाकी आपको याद रखना है कि जो जैव रासायनिक जांच है इसके अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से। किसके अनुसार? जैव रासायनिक जांच के अनुसार। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है, क्रेब्स चक्र चलता है। ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट,
निम्न में से किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अभी ये क्वेश्चन आया था, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया वाला। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कोशिका का पावर हाउस शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जंतु कोशिका होती है इसमें क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में जो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है ये अनुपस्थित होती है। ये किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। बाकी केंद्रक आपको मिलता ही है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है दोनों में। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, प्रोटीन एवं लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यानी जो लसिका कोशिकाएं होती हैं वो मानव शरीर के किस अंग में बनती हैं? यकृत में नहीं बनती, अग्न्याशय में भी नहीं बनती, दीर्घास्थि में भी नहीं, ये तिल्ली में बनती हैं। तिल्ली, या इसको स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन, या इसको प्लीहा भी बोलते हैं। स्प्लीन या प्लीहा में बनती हैं। कहाँ पर बनती है लसिका कोशिकाएं? तिल्ली में, स्प्लीन या प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? यानी जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो ऑप्शन बी आपका है, अंतःद्रव्यी जाल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मैंने बताया था, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसी पर राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण का अर्थ होता है का निर्माण करना। तो सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? अंतःप्रद्रव्य जाल का, यहाँ प्रा और होगा, अंतःप्रद्रव्य जाल का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? यानी जो स्तंभ कोशिकाओं का जो प्रत्यारोपण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसको हम देखते हैं, ये प्राणी के जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये तो कथन बिल्कुल सही है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, बिल्कुल सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं, ये भी सही है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, ये गलत है। तो आपको यही पूछा गया था कि स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये कौन सा कथन असत्य है? ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं एमोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एमोप्टोसिस बोलते हैं। तो आप इस तरीके से पढ़ लो, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एमोप्टोसिस, एमोप्टोसिस। ये जो इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं ये आपको आगे थ्योरी में देखने को मिलेंगे। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो एटीपी अधिकतम कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो ये क्रेब्स चक्र में होते हैं, क्रेब्स चक्र में। राइट आंसर आपका क्या है? क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र कहाँ पर चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? ये तो आपको रट ही गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होते हैं? तो जो विषाणु की कोशिका होती है इसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। आपको यह भी पता है कि विषाणु कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की थी। 1962 को इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। यानी डीएनए की इन्होंने संरचना बनाई थी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी या वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जो पानी होता है वो किस चीज से ऊपर जाता है? वो जाइलम टिश्यू से ऊपर जाता है, जाइलम टिश्यू से। टिश्यू चैप्टर में आपको मैं सारे डिटेल में बताएंगे, फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, पैराकाइमा टिश्यू क्या है, मेरिस्टेम क्या है,
जाइलम टिश्यू क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब प्लांट टिश्यू को बताएंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में जब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से। ये ऑप्शन भी नीचे लिखा है, प्रोटीन और लिपिड से। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये तिल्ली में बनती हैं, स्प्लीन या प्लिया में, आपको अभी बताया था। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। सेलुलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए एक बहुलक है, डीएनए के बारे में आपको मैंने सेपरेट वीडियो में बताया। डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक इसकी संरचना डिस्कशन की दोनों की। आपको ये बताया कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, सारा कुछ डिस्कशन किया था। तो डीएनए किस चीज का बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। नेक्स्ट, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो किससे बंधी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। एटीजीसी आपको बताया था, एटीजीसी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एडानिन और थाइमिन के बीच में कौन सा होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच क्या होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये आप जब वीडियो देखोगे उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन किस चीज का संगठन होता है? पुरुष का जो 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम का, वो क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो पुरुष जीन संगठन किस चीज का होता है? एक्स और वाई का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति होती है ये जैव कोशिका में अनुपस्थित होती है। ये किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण, ये आपको मैंने बताया था हाईलाइट करके। जो प्रयोगशाला में जो डीएनए का संश्लेषण किया था वो किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। यहाँ ऑप्शन आपका दिया गया था खुराना ने, तो ये इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट, देखिए तने को काट के जमीन में गाड़ देते हैं तो इससे पूरा पेड़ बन के तैयार हो जाता है। तो वो किसका होता है? गन्ना का। तना काट किसके प्रवर्धन में यूज किया जाता है? गन्ना के। ऑप्शन वी या राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, पीपीटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मानव शरीर किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी के ऊपर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वही क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। बाकी आपको मैंने थ्योरी वीडियो में राजधानी क्या होती है, वैक्यूल क्या है, गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। जो 80% है इससे अधिक क्या पाया जाता है सेल में? तो ये जल पाया जाता है। 80% से अधिक सेल में जल पाया जाता है। जो जीव द्रव्य होता है उसमें 80% से अधिक क्या होता है? जल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। नेक्स्ट, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के, यहाँ डैश होगा, डैश में संग्रहित होता है। तो डीएनए किस में संग्रहित होता है? तो आपको मैंने बताया था ये किस में होता है? केंद्रक में। और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। तीनों चीजें याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है, यहाँ ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया था कार्ल वेंडा के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल वेंडा के द्वारा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। और ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल वेंडा के द्वारा। कार्ल वेंडा। नेक्स्ट, कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है? जो कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन है इसको हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान कई बार नहीं लिखा मिलेगा आपको, साइटोलॉजी लिखा होगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, तो कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। ये आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, कोशिका की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने 1665 में। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? देखिए, मानव शरीर के संबंध में आपको मैंने सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका दोनों को बताया था। जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है? डिम्ब, इसको हम ओवम बोलते हैं। जो फीमेल का जो ओवम होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु, मेल का जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। बाकी जो विश्व की दुनिया की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और जो विश्व की सबसे छोटी कोशिका होती है, विश्व की जो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या होती है? वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये आपको मैं बता चुके हैं थ्योरी वीडियो में। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यानी प्रोटीन का निर्माण आपको पता है राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, गोल्गी उपकरण, ये यातायात में सहायक होता है। ये वीडियो में आपको मैंने थ्योरी वीडियो में बताया है। लाइसोसोम, ये पाचन तंत्र होता है, कोशिका का पाचन तंत्र लाइसोसोम को बोला जाता है। नेक्स्ट, उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन प्रोटीन बचाता है? जो उपकला कोशिकाएं होती हैं इनको क्षतिग्रस्त होने से कौन बचाता है? केराटिन होता है। राइट आंसर आपका क्या है? केराटिन, ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पर ऊपर नीचे हो गई, राइट आंसर आपका केराटिन है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ सम्मिलित करना है। तो आपको कॉलम ए में यहाँ पर आपको कोशिकांग दिया गया है, वहाँ यहाँ पर उसका क्या कार्य करता है वो दिया गया है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण। तो फर्स्ट का डी होगा, कहीं नहीं है तो ऑप्शन आप ये लगा देना। ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम सोम क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। केंद्रक, केंद्रक क्या करता है? केंद्रक एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनियमन करता है। पूरी कोशिका पर एकदम नजर बना के रखता है केंद्रक, कौन सही से काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। तो जो केंद्रक जो होता है कोशिका का मुख्य भाग होता है। लाइसोसोम, ये कोशिका का पाचन तंत्र। लाइसोसोम क्या है? कोशिका का पाचन तंत्र। आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं लाइसोसोम को। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलेटिक एंजाइम होता है। सारा कुछ आपको पता है। इस तरीके से मैंने आपको जो सेल चैप्टर है इसकी पहले कंप्लीट थ्योरी करवाई। उसके बाद जो भी बीपीएससी में या एसएससी सीजीएल में, यूपीपीएससी में, किसी भी स्टेट एग्जाम्स में जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे उनको करवा दिया। इससे आपका जो कोर्स का चैप्टर है, सेल चैप्टर, ये कंप्लीट रिवाइज हो गया और आपको ये भी थोड़ा पता चल गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।